अखाड़ा के इस अध्याय में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने 72 घंटे में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया है। ऑपरेशन महादेव के बाद अब सेना ने ऑपरेशन शिव शक्ति के तहत पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश नाकाम की है। सावन के इस पावन महीने में सेना की ये कार्रवाई आतंक पर तगड़ा प्रहार मानी जा रही है। 72 घंटों में 5 आतंकी ढेर कर दिए। बहत्तर घंटे में 5 आतंकी ढेर। महादेव के बाद ऑपरेशन शिव शक्ति का प्रहार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना का दहशतगर्दी पर एक और बड़ा प्रहार हुआ है। ऑपरेशन महादेव के बाद अब सेना ने ऑपरेशन शिव शक्ति के तहत आतंकियों के मंसूबों को चकनाचूर कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को सेना ने मार गिराया। सुरक्षा बल ने इनके कब्जे से 3 हथियार बरामद किए। सेना का कहना है कि यह कार्रवाई अलर्ट और सटीक फायरिंग की वजह से सफल रही। ऑपरेशन शिव शक्ति को जम्मू कश्मीर पुलिस से मिले सटीक इनपुट के बाद अंजाम दिया गया। इससे पहले सोमवार को जम्मू के महादेव माउंटेन पर सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को मार गिराया। ढेर किए गए तीनों आतंकियों में पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी हाशिम मूसा और उसके 2 सहयोगी शामिल थे, जिसकी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने खुद लोकसभा में दी। ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। पहलगाम हमले के बाद हुई जांच में 3 आतंकियों के नाम सामने आए थे, जिनके 24 अप्रैल को अनंतनाग पुलिस ने 3 स्केच जारी किए थे। इनके नाम थे आतंकी आदिल हुसैन ठोकर, हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान और अली उर्फ तलहा भाई। मूसा पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप में कमांडो रह चुका है। इन आतंकियों पर 20-20 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। एक हफ्ते पहले सुरक्षा बलों को श्रीनगर के दाचिगाम इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी। एक चाइनीज अल्ट्रा कम्युनिकेशन सेट को फिर से एक्टिवेट किया था। उसी सैटेलाइट फोन के सिग्नल ट्रेस हुए और आतंकियों को ढेर कर दिया गया। 3 दिन में सुरक्षा बल की इस कामयाबी ने एक बार फिर देश के दुश्मनों को संदेश दे दिया है कि भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वाले हर आतंकी का खात्मा होकर रहेगा। अब वहीं कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने बीजेपी पर सैन्य और सुरक्षा अभियानों को हिंदू नाम देकर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने हर काम में हिंदुत्व का घालमेल करना चाहती है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर करारा पलटवार किया है। ऑपरेशन का नाम तो धार्मिक आधार पर देने के सिवा उनको कुछ आता नहीं, क्योंकि उनको हर सरकार की जो काम जो भी सरकार करती है उसमें कोई रिलीजियस फंडामेंटलिज्म और हिंदू कि राहुल गांधी जी जो एलओपी हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर जो उन्होंने बीच में कहा, बड़ा मजा आ गया। अभी तो मजा आया ही है। एलओपी से ये उम्मीद नहीं
कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव मजा का नहीं था, भारत के शौर्य का था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है जिस देश का एलओपी ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव पर मजा लेने की बात करे, और ये दुर्भाग्यपूर्ण। अब वहीं बीजेपी नेता और प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस अपने वोट बैंक की खातिर ऑपरेशन महादेव का नाम का भी विरोध कर रही है। कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए पाकिस्तान का नाम रखने का विरोध कर रही है। वहीं कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही है। कांग्रेस ने अपने वोट बैंक की खातिर 26/11 को आरएसएस की साजिश तक कह दिया था। कांग्रेस राष्ट्रीय हित के ऊपर वोट बैंक के हितों को रखती है। उधर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी की एक रिपोर्ट के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अखाड़े में आपको बता दें कि जिस यूएनएससी के स्टेटमेंट में पाकिस्तान की तरफ से यह कहा गया कि उन्होंने टीआरएफ का नाम मिटवा दिया है, उसी यूएनएससी के टीआरएफ को पहलगाम हमले का जिम्मेदार मान लिया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का यह कहना है कि लश्कर की मदद के बिना पहलगाम हमला संभव नहीं था। पहलगाम हमले पर यूएनएससी की कमेटी की रिपोर्ट अब भारत की बात औपचारिक तौर पर कर रही है, और अगर 1267 सैंक्शंस कमेटी में सभी यूएन के मेंबर इस पर हस्ताक्षर करते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर इस पर हस्ताक्षर करते हैं, यानी पाकिस्तान अपनी बात यूएन में नहीं मनवा पाया। वो 2 लम्हे की जीत था, ये लंबा छक्का भारत ने मार दिया। आज राज्यसभा में विदेश मंत्री ने यूएनएससी रिपोर्ट का जिक्र किया और इसे भारतीय विदेश नीति की सफलता बताई। आप गौर फरमाएं, गौरतलब है कि विपक्ष ने सरकार पर उसकी विदेश नीति को लेकर कई सारी चोट और आक्षेप किए थे, और आज विदेश मंत्री ने कहा देखिए ये हमने कर दिया, ये हमारी विदेश नीति है जिसकी सफलता अब इस यूएनएससी की रिपोर्ट ही बता रही है। Report mentions the resistance front TRF, saying that member states have noted that one member state said the Pahalgam attack could not have happened without Lashkar-e-Taiba support, and there was a relationship between LET and TRF. Another member state said attack was carried out by TRF, which is synonymous with LET, and it mentions that Pakistan actually opposed it and said LET was defunded. So we were able to get into UN a recognition that TRF today is a proxy for the LET and is responsible for Pahalgam. अब वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां असदुद्दीन ओवैसी और कई सारे विपक्ष के नेताओं ने सरकार पर चोट की कि आपने बाकी सब कुछ बंद कर दिया पर क्रिकेट क्यों चल रहा है। वहीं वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स यानी WCL 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला सेमीफाइनल अब नहीं होगा। WCL में पाकिस्तान के खिलाफ पूर्व भारतीय खिलाड़ियों के खेलने से इनकार कर दिया है। शिखर धवन समेत कई सारे ऐसे खिलाड़ी थे जो लंदन में चल रहे इन मैचेस में इन्होंने साफ कह दिया था कि ये मैच हम नहीं खेलेंगे। इसके बाद ये मैच पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच रद्द हुआ था। कल यानी 31 जुलाई को ये सेमीफाइनल खेला जाना था। WCL का पहला सेमीफाइनल, यानी भारतीय लेजेंड्स ने फाइनल में जाने की अपनी दावेदारी को ही फोरफिट कर दिया है, ये कहकर के हम पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल नहीं खेलेंगे।